मुगल सल्तनत के छठवें बादशाह औरंगजेब आलमगीर कि जब वो जिंदा थे तो लोग उनका एक बाल भी न उखाड़ सके, और आज 350 साल बाद उनका बदला अब मूवीज और भी कई तरीकों से लिया जाता है। कभी तो उनको हिंदू विरोधी, तो कभी उनके कब्र पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो कभी उनको मूवीज में विलन बना दिया जाता है। पर दोस्तों, जो रियलिटी है, जो असल इतिहास है, उसे आप कभी बदल नहीं सकते और न ही मिटा सकते हैं, चाहे जितने वो लाख कोशिश कर लें। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। आलमगीर जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। औरंगजेब को आलमगीर ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनके वक्त भारत की सरहदें आज के चीन से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला था। औरंगजेब आलमगीर ने 15 करोड़ की आबादी पर 49 सालों तक राज किया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों से भी ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग नहीं हारी, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि उनका पूरा वक्त जंग के मैदान में बीता। वह हर प्रकार के हथियार को चलाने में माहिर थे। उनका पूरा वक्त बचपन से लेकर मरते दम तक जंग के मैदान में ही बीता। यहाँ तक कि वो अपने आखिरी दिनों में भी एक जंग को लीड कर रहे थे। उस वक्त जब वो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते, पालकी में ही बैठे ये सब कर रहे थे। औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ। वो शाहजहां और मुमताज महल के दूसरे बेटे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई दारा सिकोह और सल्तनत के सभी दावेदारों को हटाकर खुद सल्तनत के अगले सुल्तान बने, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की सरहदों को बढ़ाना शुरू किया। इस मुहिम में उन्होंने अंग्रेजों और मराठों को धूल चटाया। आखिरकार औरंगजेब आलमगीर ने 1652 में दिल्ली को छोड़कर डेक्कन की तरफ रुख किया, क्योंकि उस वक्त मराठे कबाब में हड्डी बन रहे थे। इस बीच औरंगजेब आलमगीर के कारवां में इतिहासकारों के मुताबिक 250 बाजार, 50,000 ऊंट और 30,000 हाथी चल रहे थे। औरंगजेब आलमगीर जहां अपने टेंट लगाते, वहां 10 से भी ज्यादा मील जगह लगता था। इस दौरान औरंगजेब आलमगीर ने दिल्ली से महाराष्ट्र में अपने विशाल फौज के साथ शिफ्ट हुए और अपनी राजधानी औरंगाबाद को बनाया, जो लगभग 25 सालों तक रही। इस बीच औरंगजेब आलमगीर ने मराठों को काफी हद तक कंट्रोल में किया। औरंगजेब आलमगीर 89 यानी 89 साल तक जिंदा रहे, जिसमें 49 सालों तक वो मुगल सल्तनत के बादशाह के तौर पर गुजारी। इस दौरान औरंगजेब आलमगीर ने कई अपने बेटे बेटियों और दरबारियों की मौत होते हुए देखा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगजेब आलमगीर अपने बुढ़ापे में बहुत ही अकेलेपन के शिकार हो गए थे। एक एक करके उनके सभी नजदीकी साथी इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी जवानी के सिर्फ एक साथी, उनके वजीर असद खान ही जीवित बचे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर एक नेक, सच्चे और ईमानदार बादशाह थे। वे खुद तो इतने बड़े सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन अपने ऊपर सल्तनत का एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे। उन्होंने अपनी वसीयत में अपने बेटे आजम से कहा था कि जब उनकी मौत हो तो खुलदाबाद में उनकी मिट्टी की कच्ची कब्र बनाई जाए और कब्र पर सिर्फ सफेद चादर चढ़ाया जाए। वहाँ के इतिहासकार खालिद अहमद का कहना है कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे आजम को वसीयत की थी कि उनकी कब्र उनके उस्ताद सूफी हजरत जैनुद्दीन सिराजी की दरगाह परिषद खुलदाबाद में कच्ची मिट्टी की बनाई जाए, जो आज भी कच्ची मिट्टी की है, जिस पर छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज रह रहे थे, उस समय लॉर्ड कर्जन ने निजाम से कहा कि औरंगजेब आलमगीर इतने बड़े बादशाह और उनकी कब्र कच्ची मिट्टी की है, जिसके बाद निजाम ने वहाँ मार्बल लगवाए और फर्श बनवाया। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था कि उनकी कब्र कच्ची मिट्टी और खुले आसमान के नीचे हो, उस पर कोई भी पैसा न खर्च किया जाए और न ही उस पे मकबरा या कोई इमारत बनवाया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी वसीयत में कहा था कि हमने इस पाक काम के लिए टोपियों की सिलाई करके 4 रुपए 2 आने महालदार ला इलाही बेग के पास जमा किए हैं। इस रकम से मेरा कफन खरीदा जाए। दोस्तों, अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर कितना नेक और ईमानदार थे, जो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह होने के बावजूद उन्होंने शाही खजाने से एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि मरते दम तक भी नहीं किया, क्योंकि वो उस शाही रकम को अपना समझते ही नहीं थे। वो उस रकम को आवाम का हक समझते थे। दोस्तों, 1652 में औरंगजेब आलमगीर दक्कन आए, लेकिन वो दोबारा दिल्ली नहीं गए, जिसके बाद वो मरकर यहीं दफन हो गए। उनकी मौत 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुए, जिसके बाद उन्हें उनके वसीयत के मुताबिक औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र उनके वसीयत के मुताबिक सीधी साधी और कच्ची मिट्टी की है।